है। मुझे बड़ी खुशी है कि सारे अपने आराध्य देव, आराध्य स्त्रियाँ, आराध्य मानव सबके चित्र आपने लगाए हैं, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई। और उपस्थित आदरणीय भट्टे जी, सभी बहनों और भाइयों, यदि हमारी कमी होगी तो चर्चा करूँगा, कम से कम आधी बहनें होना चाहिए हमारे इस आयोजन में, अभी इस बात की करता हूँ। लेकिन मुझे याद आ रहा है, मुझे डेट भी याद है कि मैं 26 जून को आपके पास इसी समय जी 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 आया जी हाँ। 26 जून क्यों याद करिए? जी वही छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ बिल्कुल सही बात। जी छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र पहले यहाँ पीछे था, जी जब उस चित्र को देखा तो उसमें हम लोग ने, अभी हम लोग कमी मेरी भी और आपकी भी, जी उसमें हम लोग को याद नहीं था कि उस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन है, पर उस बात का भी फायदा हुआ क्योंकि फिर उनकी जन्मशती भी आ रही थी, क्योंकि पिछले वर्ष थी, और हम लोगों ने उसको धूमधाम के साथ में और संग्रह करके कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ में मनाया, जिससे कि जो उनका बहुत बड़ा योगदान है उसकी चर्चा वहाँ पे हुई। बहरहाल 26 जून के बाद आज हम 22-23 अगस्त को मिल रहे हैं, लगभग 2 साल और 2 महीने के बाद। तो चले भैया का धन्यवाद कि आपने बीच में मौका दिया था, पर बीच में ऐसा हमारी चर्चा नहीं हो पाई। आज मैं फिर आपके साथ उपस्थित हूँ, जो सुझाव आए, जो चर्चा आई, मैं उसी के ऊपर पढ़ता हूँ और उसी में अपनी बात को भी रखूँगा। भाइयों, जो मान्यवर काशीराम जी ने मिशन शुरू किया, जो बाबा साहब ने संकल्प लिया, लेकिन आज़ादी के बाद में उनका जीवन बहुत लंबा नहीं चला और उन्होंने देश त्यागा, उनका परिनिर्माण हुआ और हम लोग अकेले और अधूरे से छूट गए। ऐसा नहीं कि हमारा नेतृत्व नहीं था, नेतृत्व हमारा था, और ये भी सीधे समझने वाली बात है, अन्य प्रदेश में हमारा नेतृत्व था, लेकिन ज़्यादातर नेतृत्व लोग चाहते हैं कि कोई केवल चेहरा बन के बैठे रहे, आवाज़ ना बने हमारी। और हम सबको ये लिखना है, चेहरा बनना ना बनना की हमारी कोई लालसा नहीं है, ना होनी चाहिए। हमको अपने समाज की आवाज़ उठाना है। जी जी शैलेश भैया ने 1-2 उदाहरण बताए। अब वहाँ पे जाकर के अगर शैलेश भैया केवल चेहरा दिखा के आते तो शायद चेहरा बन जाते, लेकिन हमको आवाज़ उठानी है, हमको पीड़ा समझनी है और सही जगह पर उस पीड़ा का इलाज भी करना है। जो परिस्थितियाँ बाबा साहब के सामने थी उनके जीवन काल में, वो अगर हम लोग तुलना करें तो आज हम लोग जो रास्ता देखे गए उससे बहुत कुछ हम लोग बाहर निकल चुके, बहुत कुछ बेहतर हुआ। और मान्यवर काशीराम जी ने एक मिशन पकड़ा। हमारे जैसे लोग जो सरकारी सेवा में थे, इस बात को हम अनुभव करते थे कि हमको नौकरी तो मिल गई, लेकिन अब प्रमोशन नहीं हो रहा है, हमारी गलत जाँचें होती जा रही हैं, हमको सस्पेंड कर दिया जा रहा है, अच्छी पोस्टिंग जो होती है वो हमको नहीं मिल रही है, हमको बेकार सी कोई पोस्टिंग दी जा रही है। और इसी के कारण उन्होंने एक संस्था बनाई BS4 के नाम से, जिसका काम ही उन्होंने विभिन्न कारणों में सबसे पहला कारण था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको न्याय मिले। और हमारे समाज में सरकारी कर्मचारी उस समय तक कुछ ऐसी पोजीशन में थे कि कुछ अपनी बात कर पाते या कुछ उनकी जेब में पैसा आया था, उनकी सरकारी तनख्वाह आ रही थी, बाकी सभी लोग नितांत गरीबी में थे। आज भी ज़्यादातर लोग हम लोग आगे कभी बढ़ पाते हैं जब सरकारी नौकरी मिलती। जैसे मैंने पिछले युवाओं के कार्यक्रम में कहा भी, किसी केवल सरकारी नौकरी की चिंता नहीं करना है, प्राइवेट नौकरी की चिंता नहीं करना है, नौकरी करो, वहाँ से कुछ सीखो और फिर आगे अपना बिजनेस लगाओ, क्योंकि आधुनिक पीढ़ी को हम नौकरी हैंड ओवर करके नहीं कराते, लेकिन अगर हमने कोई बिजनेस लगा लिया तो अगली पीढ़ी को बिजनेस भी, पूंजी भी, जमीन भी दे करके जाते हैं। तो ये परिवर्तन हम सबको लाना है। मैं भी अपने बच्चों को अभी तक जो पढ़ाई की बात होती समझाता हूँ कि बेटा पढ़ाई करो, नहीं तो कोई नौकरी नहीं मिलेगी। और अब मैं बोलता हूँ पढ़ाई कर लो, चाहे नौकरी करो, चाहे बिजनेस करो, लेकिन पढ़ाई अच्छी से करो। तो हम लोग को समाज के रूप में और सभी लोग जो किसी भी वजह से दबे कुछ नहीं पीछे हैं, हम लोग को पढ़ाई दोनों दिशा में करनी है, इस हिसाब से हम लोग को चलना है। जो माननीय काशीराम जी का मिशन था, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 शब्दों में परिभाषित किया: सबका साथ, सबका
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसी का और आसान शब्दों में हो गया सबका साथ सबका विकास। अब मैं विकास की बात भी करूंगा और साथ की बात भी करूंगा। आज विकास की बात करें तो भारत दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन चुका? चौथी। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। लेकिन आसान शब्दों में समझिए तो अगर एक गांव है, 100 घर है उसमें, और उसमें से 10 घर बहुत हाई फाई हो गए और सबका टोटल करो तो घर बड़े और एवरेज अच्छा निकल रहा है और हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? क्या ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं जहाँ पे कुछ लोगों की अमीरी से आंकड़ा तो पूरा हो जाए, बाकी सब गरीब हो जाए? तो विषमताओं को नापने का भी क्या कोई पैमाना है? समाज में है, उसको जीनी कोएफिशिएंट कहा जाता है। समाजशास्त्री आंकड़े इकट्ठे करते हैं और विश्व स्तर पे इस आंकड़े से निकालते हैं कि विषमताओं की स्थिति क्या है। आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है, वर्ल्ड बैंक इस बात को करता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अभी लगभग 2 महीने के अंदर ही आई और उसमें भारत का स्थान चौथा है। चौथा मतलब सबसे ज्यादा समानता में चौथा, सबसे कम विषमताओं में चौथा। आपको लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है? हमको तो अपने आसपास विषमताएं कम होती दिख नहीं। लेकिन भारत के 25 करोड़ लोग ऐसे थे जो कि अत्यधिक गरीबी में थे। गरीबी और अत्यधिक गरीबी ये 2 अलग अलग आर्थिक परिभाषा है। तो जो अत्यधिक मतलब जिनको भोजन भी मैसर नहीं हो रहा था, उनको मोदी जी के निर्णयों की वजह से हम लोग अत्यधिक गरीबी से निकाले। और जो मेन चीज है जो मुफ्त में राशन मिल रहा है, मतलब जब मुफ्त में राशन मिल रहा है तो भोजन अब भारत में सब मिल रहा है। तो अत्यधिक गरीबी का एक अंश ये है, तो भोजन सबको मिल गया। उसके बाद स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य में आयुष्मान कार्ड सबको दिया गया, व्यवस्था ठीक है और अच्छी हो सकती है, स्वास्थ्य सबको मिल गया। और भी कई चीजें हैं। कुल मिला करके हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है और समानता के इंडेक्स पे भी हम चौथे नंबर पे पहुंचे। हमको अर्थव्यवस्था भी 1 नंबर पे पहुंचानी है और समानता भी 1 नंबर पे हम लोग को पहुंचानी है। अब आने वाले समय में इसके लिए क्या करना होगा और समानताएं बनी। एक मॉडल तो ये है कि टैक्स इकट्ठा करो, जो ज्यादा भी ज्यादा टैक्स देगा, जो मिडिल क्लास है वो कम टैक्स देगा और गरीब टैक्स देगा और वो जीएसटी के माध्यम से देता है टैक्स, इनकम टैक्स नहीं देता। और फिर गरीब को हम ताकत देते हैं, आवाज देते हैं, चीजें अच्छी बात है, बहुत अच्छा एलिमेंट है, कोई शिकायत वाली बात नहीं। लेकिन हम लोग को चर्चा करनी है, इससे एक कदम आगे बढ़ना है। ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि विषमताएं हो ही ना। एक उदाहरण चर्चा करें, जैसे मान लीजिए दुकान है, परचून की दुकान, उसका एक मालिक है, उसका एक मैनेजर भी मान है और उसके 4 कर्मचारी। महीने का उसका प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है 1 लाख रुपये, जिसमें से वो अपने चारों मजदूरों को 10-10 हज़ार रुपये तनख्वाह देता है और मैनेजर है उसको 20,000 रुपये देता है। कुल कितना हो गया? 60,000 और अपने पास वो रखता है 40,000। अब ये सामाजिक न्याय का बहुत मूल प्रश्न है कि किसी बिजनेस से जो मुनाफा आता है, सरप्लस मार्क्स की भाषा में बोलूं, वो मालिक, मैनेजर और मजदूर के बीच में किस तरह वितरित हो। ये निर्णय कौन लेता है? मजदूर, मालिक। तो मालिक निर्णय अपनी तरफ से ज्यादा रखता है, अपने आप को ढेर रखता है। अब जब मजदूर को 10,000 देता है तो किसी तरह उसकी रोजी रोटी थोड़ा बहुत काम चल जाता है। लेकिन जब घर में कोई बीमार होता है तो वो जाता है मालिक के पास, मालिक उसको बहुत उपकार करके 5,000 रुपये दे देता है कि जमा जाके इलाज। इसको बोलते हैं हम लोग सब्सिडी। सब्सिडी हुई है कि तनख्वाह गया कि तुमको कुछ मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में हम लोग को इससे आगे क्या ऐसा कोई मानक हो सकता है जो तय करे कि अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो मजदूर को कितना मिलेगा, मैनेजर को कितना मिलेगा और मालिक को कितना मिलेगा? ऐसा कोई मानक है नहीं, पर हमें सोचना होगा, दुनिया को आगे लेके जाना होगा, बढ़ाना होगा। पर कुछ इसके छोटे छोटे मानक हैं जिसपे हमको काम करना है। जैसे न्यूनतम मजदूरी दर। इस समय न्यूनतम मजदूरी दर 350 रुपये प्रतिदिन है। अभी हम लोग छात्रावास में चले गए थे तो वहाँ पे एक बच्चा सफाई कर्मी 25-30 साल का था। उसने क्या कहा कि भैया मुझे 6,500 या 7,000 रुपये भी बताया, इतनी तनख्वाह मिलती है, इतने में मेरा गुजारा कैसे है?
सही बात है, पर उसका सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। इसका जवाब ये होगा कि हम तय करें कि आप ये बड़ा वैज्ञानिक प्रश्न सामाजिक विज्ञान का कि हम अपने न्यूनतम मजदूरी की दर को अगले 3 साल में 450 पहुँचा देंगे, 500 पहुँचा देंगे, 600 पहुँचा देंगे। तो जो 10,000 रुपये का जो मजदूर की दुकान में काम करता था, हमने उसकी तनख्वाह खींच के 15,000 कर दी। अब उसके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो जब उसका बच्चा बीमार होगा तो उसको अपने पास जेब में पैसा होगा, अपना घर वो स्वयं बना रहा होगा, उसको सब्सिडी पे DBT पे उसको निर्भर नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? थोड़ी मतलब सामाजिक विज्ञान की बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आने वाला क्योंकि सब लोग शिक्षित करते हैं, आने वाला समय है जिसमें हम लोग को इस बात को रखना है। हमें भीख नहीं चाहिए, हमको हमारा अधिकार चाहिए। इस महीने को 20,000 मिल रहा था, उसको 25,000 मिलना चाहिए, और जो मालिक 40 कमा रहा था उसको 30 मिलना चाहिए, उसको 25 मिलना चाहिए, ताकि जो मुनाफा है वो सही रूप से वितरित हो जाए। जो कुछ विषय भैया लोकल आपने रखे, मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि अपनी संस्था की स्थापना कब हुई, मैं जानना चाहूँगा। फिर जो हमने व्यवस्था करनी है, संस्था का स्वरूप क्या है, ये ज़मीन किस नाम से है, क्या ये सरकारी भवन है और सरकारी ज़मीन है या संस्था की है? सरकारी किस नाम की है? नगर पालिका। ठीक है, बहुत अच्छा। क्योंकि अगर हमारी संस्था होगी तो फिर सरकार से वो अलग तरीका का भैया, पर नगर पक्की बात नगर पालिका की है। अगर नगर पालिका भी है तो फिर आसान हो जाता है काम सरकार के माध्यम से करना। और जो आपने बातें बताई वो मैं नगर पालिका चंद्र से बात करता हूँ, नियम से बात करता हूँ, और उन चीज़ों को जैसे कि यहाँ की साफ सफाई, हरी घास बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बीच में से एक टाइम का रास्ता निकल जाए जिससे आने जाना ठीक हो जाए, और अगर बगल में हरी घास की रहे तो बहुत अच्छा होता है। ये बिल्डिंग सरकार ने बनाई थी, सरकार क्या होगा, जो फिर ये तो सरकारी जमीन है। हाँ सर, तो समझ लीजिए दोनों काम करते हैं, सरकारी भी करते हैं, लेकिन हम जो हमारे पूर्वजों ने किया, हमारा सामर्थ्य उनसे ज़्यादा है। हम लोग इस साल में हमने कितना चंदा इकट्ठा किया, या पिछले साल हमने कितना चंदा इकट्ठा किया? नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। तो आप मुझसे भी चंदा लीजिए, मैं आज 5,000 रुपये आपके गुल्लक में डालूंगा, और आप लोग भी 500-500 डालो, चाहे 5,000 या 50,000 डालो, इसका कोई सामर्थ्य